तारीख थी 1 अप्रैल 1937 और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी शहर सुबह गमगीन माहौल में डूबे हुए थे। भारतीयों ने जब सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो वो गम और गुस्से से भर गए। इस दिन अंग्रेजों द्वारा भारत में एक नया संविधान लाया गया और देश के कोने कोने में इसका विरोध शुरू हो गया। मगर इस संविधान से एक भारत का हिस्सा बहुत खुश था। वहां इतनी खुशी थी कि 1 अप्रैल के दिन पूरे एरिया में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई और सब लोग जश्न में डूब गए। यह हिस्सा कोई और नहीं बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में लगा बर्मा था, जिसे आज लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग इतने खुश इसलिए थे क्योंकि अंग्रेजों ने इस संविधान में कहा था कि वो भारत से बर्मा को अलग कर देंगे। लेकिन बर्मा कैसे भारत का हिस्सा बना, ये क्यों भारत से अलग हुआ और क्या भारतवासियों ने इसे बचाना चाहा या नहीं, आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, बर्मा बहुत सालों पहले एक ऐसी जगह थी जिसके लोकेशन की वजह से ये एरिया चीन और भारत के बीच का व्यापार मार्ग देश था। ट्रेड की वजह से बर्मा उस टाइम काफी वेल्दी हुआ करता था क्योंकि दोनों देशों के बड़े बड़े बिजनेसेस यहां से गुजरते थे। हालांकि यहां की ज्यादातर पॉपुलेशन उस टाइम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। अब बर्मा का काफी हिस्सा भारत के नदियों से भी कनेक्टेड था, इसलिए भारतीय व्यापारी यहाँ कोस्ट और रिवर्स के रास्ते से ट्रैवल किया करते थे और ज्यादातर ऐसे एरिया से यात्रा करते थे जहाँ सबसे ज्यादा बर्मीज रहते हैं और इसकी वजह से वहाँ उस टाइम से आज तक काफी भारत का इन्फ्लुएंस रहा है। उस टाइम भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था और बर्मा एक किंगडम था। बर्मा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ जब क्वानबोंग डायनेस्टी ने भारत में ब्रिटिशर्स के काबू वाले चटगांव के करीब असम राज्य में अराकान में कब्जा करने का फैसला किया। इसकी वजह से यहाँ से शुरू हुआ पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, जो कि 1824 से लेकर 1826 तक चला। इस वॉर में अंग्रेजों का दबदबा तब दिखने लगा जब उन्होंने एक बड़ा समुद्री अभियान भेजा जिसने 1824 में बिना किसी लड़ाई के रंगून पर कब्जा कर लिया। बर्मा के दनोफ्यू एरिया में अंग्रेजी फौज ने बर्मीज जनरल को मार गिराया और वहीं उनकी सेना ये वॉर हार गई। इस वजह से बर्मा को असम और दूसरे कब्जाए एरिया को मजबूरी में छोड़ना पड़ा। ये वॉर अब तक का ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा वॉर था और इसमें लगभग 15,000 यूरोपीय और भारतीय सैनिक मारे गए। इस वॉर को रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, जिसके बाद ये वॉर थोड़े सालों तक तो शांत हो गया, मगर इस अभियान में ब्रिटिशों को 18 से 48 बिलियन डॉलर का खर्चा आया, जिसके कारण 1833 में ब्रिटिश भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया। पर यह वॉर यहाँ तक कहाँ खत्म होने वाला था। इसकी फिर से शुरुआत 1852 में हुई, जो कि दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर कहलाया। इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने निचले बर्मा में सागौन के जंगलों के साथ साथ कलकत्ता और सिंगापुर के बीच एक बंदरगाह की मांग की थी। 25 वर्षों की शांति के बाद ब्रिटिश और बर्मी लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई और तब तक जारी रही जब तक कि ब्रिटिशों ने पूरे निचले बर्मा पर कब्जा नहीं कर लिया। इस वॉर का फायदा भी अंग्रेजों को भरकर हुआ क्योंकि अब उनके पास एक्सेस हो गया था वहां के टीक, ऑयल और रबीज के एरिया में, जो अब उनके कब्जे में थे। पूरा लोअर बर्मा लेने के बाद अब अंग्रेजों की नजर अपर बर्मीज एरिया पे थी और इसलिए 1855 में उन्होंने फिर से एक लास्ट एंग्लो बर्मीज वॉर लड़नी पड़ी और ये सिर्फ 2 हफ्ते में ही खत्म हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिक मैंडले में घुस गए और वहां के राजा को कैप्चर कर लिया गया। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा बर्मा हथिया लिया और 1 जनवरी 1886 को पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। वहां की मोनार्की समाप्त कर दी गई और राजा को एग्जाइल में भेज दिया गया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक नया सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम खोला। इसका पूरा काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया, जिन्होंने यहाँ न्यू कॉलोनीज बनाई और सेक्युलर स्कूल्स भी खोले जहाँ इंग्लिश और बर्मीज सिखाई जाती थी। अब जैसा कि बर्मा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो चुका था, तो यहाँ ज्यादातर इन्फ्लुएंस इंडियंस का भी बढ़ने लगा था। कई सालों तक ब्रिटिशर्स और इंडियंस का दबदबा यूं ही चलता रहा, मगर 1920 के दशक तक बर्मा में सामाजिक असंतोष पनपना शुरू हो गया था। यहाँ रह रहे एथनिक बर्मीज और दूसरे इंडिजिनस ग्रुप्स काफी गुस्से में आ गए थे क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ के इंडियंस और चाइनीज इमिग्रेंट्स फाइनेंशियली उनसे ज्यादा वेल ऑफ थे और टीक इंडस्ट्री से जो वेल्थ जनरेट हो रही थी वो डायरेक्ट यूरोपियंस के हाथों में जा रही थी। बर्मा का भारत से अलग होना इससे भी पहले 1918 में ही शुरू हो चुका था, जब एडविन मोंटागू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा डिस्कशन चल रहा था कि अब भारत में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस ला देने चाहिए। मगर इस आइडिया को वहीं हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि बर्मा को अपने पास रखने से उनको मिलिट्री में काफी फायदा होता है
1920 के दशक की शुरुआत से ही बर्मा को अलग करने की मांग बढ़ने लगी। बर्मा के एक विधायक माउंग पो बाय ने 1922 में बर्मा के इंडियन एम्पायर छोड़ने की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी बात को बर्मा गवर्नमेंट के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया और उन्होंने इसे प्रीमेच्योर बताया और कहा कि इसे तभी उठाया जा सकता है जब बर्मा में एक ढंग का संविधान पेश किया जाएगा। 1928 में भारत में एक इनफेमस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की एंट्री होती है, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के आते ही सेपरेशन की मूवमेंट बर्मा में तूल पकड़ने लगती है। ब्रिटिश सांसदों के 7 सदस्य आयोग, जिसमें क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, उनको बर्मा सरकार द्वारा एक सीक्रेट लेटर सौंपा गया था, जिसमें बर्मा को भारत से अलग करने का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया गया था। 1930 में साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तुरंत अलग करने की सिफारिश की, लेकिन बर्मा के अंदर ब्रिटिश, भारतीय और बर्मी सेनाओं के बीच ऐसा करने के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक सहमति नहीं थी। सेपरेटिस्ट और एंटी सेपरेटिस्ट गुटों के बीच तीखी बहसें हुई, जिसमें इमिग्रेशन और इकोनॉमी के मुद्दे शामिल थे। इमिग्रेशन को लेकर वहां रह रहे बाहर के लोगों को काफी चिंता थी। जब बर्मा भारत का एक हिस्सा बन गया तो पूरे भारतीय साम्राज्य में कई लोगों ने बर्मा में रहने का अवसर प्राप्त किया। 1920 के दशक के अंत तक रंगून को इमिग्रेंट्स के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक कहा जाता था, जो उस समय न्यूयॉर्क के बाद दूसरे स्थान पर था। यहीं बाहर से आए इमिग्रेंट्स कई सेपरेटिस्ट और एंटी सेपरेटिस्ट का मुख्य लक्ष्य था, जो इनको यहां से खदेड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे भारतीय काफी डर गए थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि अगले ही वक्त उनके साथ क्या हो जाए। कुछ सोर्सेज से वहां रह रहे भारतीयों को ये खबर सामने आई कि बर्मीज सभी गैर बर्मी लोगों को देश से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। इस कारण से कई लोगों ने मांग की कि बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना रहे, जब तक कि इसकी गारंटी ना हो कि उनके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। इसके साथ ही वहां रह रहे माइनॉरिटीज भी काफी चिंतित थे कि एक नई सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट उनके अधिकार वापस ले लेगी और उन्हें विदेशी करार देगी। दूसरी साइड सेपरेशन का बर्मा की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव भारी विवाद का एक और विषय था। कई बर्मीज और ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि सेपरेशन से अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। इनका कहना था कि भारत का पार्ट होने की वजह से बर्मा को हर साल 68 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि बर्मा से अलग होने के बाद आर्थिक रूप से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और अगर ये अलग हुए तो बर्मा का काफी ट्रेड इसके साथ अफेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही उनका मानना यह भी था कि हिस्ट्री को भी अगर देखा जाए तो भारत और बर्मा के बीच बहुत कम या कोई संबंध कभी नहीं थे। बर्मा के लोग भारत के लोगों से बिल्कुल अलग हैं और वो एक अलग समूह से आते हैं और उनका एक अलग इतिहास, एक अलग धर्म, अलग भाषाएं, एक अलग सामाजिक व्यवस्था, अलग शिष्टाचार, अलग रीति रिवाज और जीवन पर एक अलग दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उनका साथ रहना ठीक नहीं है। इनके साथ ही बर्मा में ब्रिटिश अधिकारियों ने तर्क दिया कि भारत में लोकतांत्रिक सुधार शुरू होने के साथ बर्मा में भी लोकप्रिय भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि इसे कोई भी बर्मीज इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि बर्मा की जनसंख्या 13 मिलियन है और ब्रिटिश भारत की 247 मिलियन, जिसका बर्मा एक छोटा सा अंश है। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बर्मा एक स्मॉल कंट्री है और उसके अपने ट्रेडिशंस, सोशल सिस्टम्स और एक स्ट्रांगली मार्क्ड इंडिविजुअलिटी है, जो कि एक बड़ी कंट्री और उसकी पॉपुलेशन से काफी अलग है। अब इन सब फसाद का हल निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहां 1932 में जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस इलेक्शन में एंटी सेपरेटिस्ट और सेपरेटिस्ट की पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने थी और जिसे सेपरेशन के मुद्दे पर जनता की राय के रूप में देखा गया था। ये मान लिया गया था कि सेपरेशन लीग ये चुनाव जीतेगी, लेकिन किसी भी पक्ष ने 45 सीटों का बहुमत हासिल नहीं किया। एंटी सेपरेशन लीग ने सेपरेशन लीग की 29 सीटों की तुलना में 42 सीटें जीती। बर्मीज सेपरेटिस्ट का मानना था कि उन्होंने अमीर भारतीयों से पैसे लिए ताकि एक प्रो फेडरेशन प्रोपेगेंडा फैला सके। वहीं ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि सेपरेटिस्ट ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्हें लगा था कि वो जीत जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने रूरल एरियाज में अपना कैंपेन ठीक से नहीं किया था। अब जैसे कि देखा गया था कि इलेक्शन रिजल्ट से कोई बदलाव नहीं आया, वहीं अंग्रेजों को डर सताने लगा कि अगर बर्मा को भारत से अलग नहीं किया तो 1930 के दंगों से भी बड़े पैमाने पर भारत विरोधी अशांति फैल जाएगी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तभी द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया जाता है,
जहां ये कंफर्म था कि बर्मा का भारत से सेपरेशन अप्रैल 1, 1937 को होगा, जो कि 51 साल का भारत का रूल वहां खत्म हो जाएगा। इस एक्ट ने बर्मा के लिए एक बर्मास पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल सिस्टम तैयार किया, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ कैबिनेट के नाम से जाना गया। इसमें 9 बर्मीज मिनिस्टर्स को रखा गया था और साथ ही इलेक्टेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बा मो बने थे, जो कि एक फॉर्मर एंटी सेपरेटिस्ट रह चुके थे। सफल और शांतिपूर्ण सेपरेशन ने बर्मा को एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए राजनीतिक नींव रखनी थी, लेकिन इस अभियान के दौरान इमिग्रेशन विरोधी बयानबाजी भी चलती रही, जो कि आने वाले सालों में उसके स्टेट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला था। भारत से आजाद होने के बाद 1948 में बर्मा ब्रिटिशर्स के रूल से भी मुक्त हो गया था और इन सब की वजह से कुछ ही सालों में वहां आर्थिक परेशानियां दिखने भी लग चुकी थीं। इसकी आजादी के कुछ सालों बाद यहां सरकार ढंग से नहीं चल पाई और 1962 में आर्मी ने यहां कब्जा कर लिया और 1972 में इसका नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया गया। इसके बाद यहां सरकार और मिलिट्री के बीच यही संघर्ष चलता रहा और बर्मा ऐसे ही पिसता रहा। 1988 में भी आर्मी ने यहां कब्जा किया और इसका नाम यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया, लेकिन इसके ठीक 1 साल बाद इसका नाम यूनियन ऑफ म्यांमार कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बर्मा से म्यांमार पड़ गया और आज तक इसको म्यांमार के नाम से ही बुलाते हैं। तो ये थी दोस्तों भारत से बर्मा के अलग होने की कहानी और जो इसका असर उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।